हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपकी कोई भी जो क्लास है वो ना छूट पाए। और इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट जीआरएफ विद प्रीति, जिसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको। तो जरूर इसको भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको क्लास की पीडीएफ वगैरह जो है रेगुलर मिलती रहे। तो हम जो है यहाँ पर हमारे चैनल पर रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे। हम नेट के जो पेपर 1 है उसकी सारी ऑलमोस्ट करेंगे, मतलब जितनी मैं हो पाएगी मुझसे। वैसे मैंने पहले भी कहा था कि जितनी भी मैं कवर कर पाऊंगी आपकी यूनिट्स वो सब कराएंगे। तो हमने रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट किया हुआ था पिछली क्लास में। आपकी मतलब पिछले कुछ टाइम से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब हमने स्टार्ट किया है। और लास्ट क्लास में अभी हमने जो है कुछ क्वेश्चंस किए थे रिसर्च के, बहुत इंपॉर्टेंट ईक्यू क्वेश्चंस यानी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किए थे। तो जिसने वो वीडियो भी नहीं देखी है वो जरूर देखे। अब जो है हम रिसर्च का कंटेंट के ऊपर ही काम करेंगे, यानी कि आगे उसका जो टॉपिक है नेक्स्ट वो करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वन टेल्ड वर्सेस टू टेल्ड टेस्ट। यानी कि एक टेल्ड का मतलब पूंछ होता है, तो वन एक पूंछ या फिर वर्सेस दो पूंछ परीक्षण। ये क्या होता है रिसर्च में, इसका क्या काम होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो इसलिए हम ध्यान से इसे समझेंगे और अच्छे से समझ लेंगे कि क्या है। और बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, ये बहुत लंबा टॉपिक हो सकता है कि कुछ चीजें समझ में ना आए, अब तक आपको ये डिफिकल्ट लगता हो। तो बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, हम इसे छोटे शॉर्ट में करके और पिक्चर्स के थ्रू इसको इजीली हम इसको समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन टेल टेस्ट वर्सेस टू टेल्ड टेस्ट की है क्या, एक पूंछ दो पूंछ ये होता क्या है ना, रिसर्च में इसका क्या काम है, तो ये हम देख लेते हैं। इससे पहले हमें पहले ये जान लेना होगा कि ये शेप जो बनाई है, देखिए इससे मैंने कहा आपको, हमने हमारी जितने भी सेशंस किए अब तक, जितने भी क्लासेस किए हैं, मैंने आपको जो भी समझाया हाइपोथेसिस वेरिएबल्स के बारे में, मेथड्स ऑफ रिसर्च के बारे में, तो मैंने जीआईएफ और आपको जो है पिक्चर्स के थ्रू ही कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छे समझ में आता है। तो इसकी भी एक पिक्चर है, ये पिक्चर हमें जो है समझनी होती है कि ये क्या है। ठीक है, तो ये देखिए ये आपको किस शेप में लगा दिख रहा है, तो ये बेल शेप में बनी हुई है। बेल होता है ना ऐसे, बेल बनी, बेल 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 तो आप समझते होंगे ना, घंटी, है ना। तो ये घंटी की शेप में जो है बनी हुई है, बेल कर्व शेप है ये। तो सबसे पहले तो यही दिया हुआ है कि ये शेप कैसा है, इसका क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एनटीए कि किस शेप में, मतलब कि जो टेल्ड है हमारा, यानी कि जो नॉर्मल कर्व कर्व होता है, या फिर टेल पूछ सकता है कि किस शेप में होता है। तो वो किस शेप में होता है, शेप लुक्स लाइक अ बेल। कैसे लुक उसमें होता है, देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारा कुछ लिख के नहीं रखा है, परिभाषा नहीं डाली है आपको, क्योंकि परिभाषा तो आपको किताबों में हर जगह पर मिलेगी। हम इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे और पिक्चर्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मेरा जो है यही मोटिव है कि मैं आपको ऐसे ही समझाऊं ताकि आपके वो दिमाग में फिट हो जाए। मतलब कहीं जब भी आप खोले किताब देखें या जब भी आप क्वेश्चन देखें तो आपको वो एकदम क्विक आपके माइंड में वो आए, है ना। तो वन टेल्ड और टू टेल्ड टेस्ट के बारे में जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि नॉर्मल कर्व जो है क्या है। ठीक है ना, नॉर्मल कर्व से ही जो है वन टेल और टू टेल बना है। तो नॉर्मल कर्व ये है, इसके अंदर क्या है, इसका क्या खासियत है, क्या होता है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट तो यही हुआ कि ये कैसे शेप में होता है, इट्स लुक लाइक अ बेल शेप। दिखाई दे रहा होगा आपको, इस तरीके से जो बना हुआ है बेल शेप का है। ठीक है, अगला है इसमें मीन, मीडियन, मोड। देखिए ये जो है स्टेटिस्टिक्स में चलता है और 6 7 क्लास में भी आजकल ये चलता है। मीन निकालना होता है, मीडियन निकालना है, इनके एवरेज निकालना होता है, ज्यादा से ज्यादा कितना एवरेज हो सकता है वो होता है ये। ठीक है ना, तो इसके ये सारा इसके अंदर क्या होता है, आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे से सबके तीनों के तीनों जो है क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन, मीडियन और मोड, इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है कि ये है क्या, कब यूज होता है, क्यों यूज होता है, नहीं, इसका कोई यूज ही नहीं है हमारे रिसर्च में, क्योंकि हमारा रिसर्च जो है वो स्टेटिस्टिकल नहीं है। ठीक है, उसमें थ्योरी ही जो है मेन है। तो ये जो बस इतना याद रखना है कि तीनों जो है क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं ये, सबसे ज्यादा, यानी कि मोड जो है वो सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है, और जब मोड इसके बराबर है तो ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल में चलते हैं। ठीक है, अगला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है या फिर विशेषता है, द मीन रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब मीन क्या है, क्या करता है, सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेंटर है इसका, या फिर यहाँ पे लगा सकते हैं कि ये सेंटर है, और मीन जो है इसका क्या होता है, सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। मीन, फिर मीडियन, फिर मोड, लास्ट होता है मोड, और वो होता है मैक्सिमम वैल्यू जो है वो। ठीक है,
उसके बाद आगे क्या कह रहा है, द शेप इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिक क्या होता है, अब तो ये बहुत छोटी क्लास में, थर्ड फोर्थ में भी बच्चे पढ़ते हैं। सिमेट्रिक होता क्या है, देखो दो, एक किसी भी शेप को हम जब दो बराबर भागों में बांट दें, जैसे कि ये मैंने एक ए बनाया मान, ठीक है, ए फॉर एप्पल बनाया। अब इस शेप को हम जब ऐसे, एक सेकेंड, इक्वल ही ऐसे इक्वली शेप में डिवाइड कर दे तो उसे बोला जाता है सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये शेप देखिएगा, यहाँ से ये जो ये बन रहा है प्रॉपर, एक सेकेंड, हाँ। अब आप इसे अगर कवर कर देते हैं या फिर शेड कर देते हैं तो ऐसा लगेगा कि इधर की जो है इमेज वो सामने जो है, ऐसा लगेगा आप मिरर में देख रहे हैं ना, शीशे में। तो जो ये वाला हिस्सा है, यानी कि इसको ए मान लेते हैं, या बी, ए मान लेते हैं, चलो इसको इसको ए मान लेते हैं और इसको बी। तो ए जो है वो बी के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, इक्वल ही होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। मतलब कि ये जो शेप है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसका विशेषता है कि ये जो शेप होती है, नॉर्मल कर्व की शेप जो होती है, वो कैसी होती है, सिमेट्रिकल होती है। क्यों सिमेट्रिकल होती है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में होती है? क्योंकि एक हिस्सा दूसरे हिस्से के बिल्कुल इक्वल होता है, बराबर होता है, इसीलिए सिमेट्रिक का अर्थ ही है कि किसी शेप को बराबर हिस्सों में बांट देना। अब बी बनाया मैंने यहाँ पर, इसको कैसे बांटेंगे आप सिमेट्रिकली, ये ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे बन गया है भाई, मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, मतलब ये मेरे से होता नहीं है लिखने का काम जो है इसके ऊपर, तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करिएगा। ठीक है, पर किसी भी शेप को जब हमें इक्वली डिवाइड करना होता है, डिवाइड मतलब कि बांटना होता है, तब हम यूज करते हैं सिमेट्रिक का। ठीक है, तो ये छोटी क्लासेस में भी आजकल बच्चे करते हैं, आई होप सबको क्लियर होगा। अगला, 50% ऑफ द वैल्यू लाई अबव द मीन एंड 50% ऑफ द वैल्यू लाई बिलो दिस पॉइंट। देखिए, अब यहाँ पर आप ये मत कहिएगा कि मैम ये तो इंग्लिश में लिखा है पूरा और हमें समझ नहीं आ रहा है, आगे का पूरा हिंदी में है। लेकिन ये मुझे ऐसी, ये पिक्चर मुझे गूगल पे मिली और मुझे ऐसी ही अच्छी लगी कि आपको इसी के अंदर मैं समझा दूं, छोटे छोटे पॉइंट्स में, बहुत ज्यादा लिखने की बजाय मैं यहीं से आपको ये बता दूं। और मैं बोल तो हिंदी में ही रही हूँ, कुछ भी ऐसा इंग्लिश में नहीं, और इतनी इतनी इंग्लिश तो हिंदी वालों को आनी ही चाहिए भाई, है ना। तो इसलिए इतनी इंग्लिश तो हमें पता होनी चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत ही है, आगे का पूरा हिंदी में है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलिए। तो इसका 50% जो वैल्यू है ना, वो किस पर रहती है, मीन पर। और जो 50% है बाकी का, वो क्या होता है उसके नीचे, यानी कि यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है इस पॉइंट से, तो ये नीचे है, यहाँ पर चलते चलते बढ़ा, और यहाँ पर आते आते ये क्या हो गया, ये और बढ़ता चला गया। जैसे मान लो, आगे एग्जांपल दूंगी, फिलहाल ये समझ लीजिए आप, ठीक है ना। तो कैसे शेप होती है, बेल शेप में होता है। आपको याद क्या क्या रखना है, क्वेश्चन कहां से आ सकता है, मैं की पॉइंट्स बता रही हूँ बस। बेल शेप में होता है नॉर्मल कर्व, हमारा वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट जो कर्व हम लेते हैं वो कैसा होता है, बेल शेप में होता है। मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू होती है मोड की। ठीक है, तो बाकियों की भी बराबरी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा द मीन रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करता है, सेंटर को जो है रिप्रेजेंट करता है, ये सेंटर है इसका, बीच का हिस्सा। सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र। तो ये केंद्र है ना, केंद्र बिंदु है यहाँ पे, ये देखिए मीन, यहाँ पे आधा हिस्सा है आधा हिस्सा है, तो इसका बीच का जो पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट है। ठीक है, दूसरा क्या है कि शेप जो है वो सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ बराबर हिस्सों में बटी हुई। अगला जो हमने पढ़ा कि इसका 50% जो है क्या होता है, मीन के ऊपर होता है, यानी कि ये जो हिस्सा जा रहा है, ये सेकंड वाला जो हिस्सा है वो क्या है, 50% से ये अबव है, ऊपर जा रहा है। देखिए, तो मैं ऐसे बना देती हूँ। और जो है ये वाला हिस्सा वो 50% से बिलो है, नीचे जा रहा है। ठीक है ना, बिलो, बिलो द पॉइंट। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं अभी हम, ये जो यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, केंद्र बिंदु। आगे क्या है, टेल्स आर सिम सॉरी सॉरी वेरी सॉरी असिम्प्टोटिक। ठीक है ना, जो हमारी इमेज है, जो जो ये टेल है, मतलब इसको टेल बोल रहे हैं ना, ये जो कर्व बना हुआ है, नॉर्मल कर्व बना हुआ है, इसको बोला जा रहा है क्या, टेल। तो ये टेल कैसी है, असिम्प्टोटिक। अब असिम्प्टोटिक क्या है भाई, ये वर्ड क्या है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको समझ लेते हैं। तो असिम्प्टोटिक का मतलब ये होता है कि जब यहाँ पर लिमिट हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा, एक सेकंड दीजिए, यहाँ पर मैंने बहुत कुछ लिख दिया था, शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, एक मिनट। अब देखिएगा, अब यहाँ पर ये जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन जा रही है, इसके ऊपर देखिएगा, क्या ये इसको टच कर रहा है, दोनों तरफ।
हमें ऐसा लगेगा कि वो लास्ट तक जाते जाते टच करेगा, लेकिन वो टच नहीं करेगा। इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, असिम्प्टोटिक कहा जा रहा है, कि इसकी एक लिमिट होती है, एक लिमिट से ऊपर ये नहीं जा सकता है। तो क्या याद रखना है हमें कि ये इमेज कैसी, ये जो नॉर्मल कर्व है कैसा होता है, बेल शेप में होता है। मीन, मीडियन और मोड तीनों ही एक दूसरे के बराबर होते हैं। शेप कैसी होती है, सिमेट्रिकल होती है। और चौथी चीज, वे चार ही चीजें आपको याद रखनी है, सिमेट्रिकल होती है, और चौथी चीज क्या है, एसिम्प्टोटिक होती है। यानी कि एसिम्प्टोटिक क्या है, तो एक लिमिट तक ही ये क्या होता है, जो हमारा ये क्षेत्र है, यानी कि ये जो हिस्सा है, ये मेन जो लाइन है, इसको टच करने की एक लिमिट होती है। तो ये टच नहीं कर पाता, बस इसके पास आकर थोड़ा सा रह जाता है, यानी कि बिल्कुल पास में रहता है लेकिन टच नहीं करता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये तो है नॉर्मल चीजें हमने जो समझी कि नॉर्मल कर्व क्या होता है, यानी कि ये टेल क्या है, कैसे बना है, कैसे इसको बांटा जा रहा है, सिमेट्रिकली कैसे इसको डिवाइड किया जा रहा है, किस शेप में होती है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलते हैं हम वन टेल टेस्ट की तरफ, यानी कि एक पूंछ परीक्षण की तरफ चलते हैं। एक पूंछ परीक्षण क्या है, तो पहले से समझ लेते हैं थ्योरीली, मतलब थ्योरी से समझ लेते हैं, फिर हम पिक्चर्स पे आएंगे। ठीक है। हाँ, एक पूंछ परीक्षण एक सांख्यिकीय परीक्षण है, यानी कि स्टैटिस्टिकल परीक्षण होता है। कैसा होता है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट है ये, यानी कि कैसा, नंबर से काउंट होता है, जिसमें एक वितरण का महत्वपूर्ण क्षेत्र एक तरफा होता है, ताकि यह या तो एक निश्चित मूल्य से, यानी कोई एक वैल्यू हमने रख दी है, यानी कि यहाँ पे कोई वैल्यू एक रख लो, ठीक है, 0.5% हमने कोई वैल्यू रखी है, मान लो एग्जाम्पल के थ्रू तौर पर मैं बोल रही हूँ। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या रखा है, एक कोई वैल्यू रख ली है। यह या तो एक निश्चित मूल्य से अधिक होगा या फिर कम होगा, ठीक है ना, लेकिन दोनों नहीं हो सकता। वन टेल टेस्ट के अंदर दोनों नहीं हो सकता, या तो जो हमने निश्चित वैल्यू रखी है यहाँ पर, या तो उसके अधिक होगा, उससे ज्यादा चला जाएगा, या फिर उससे कम चला जाएगा। बराबर जो एक सेंटर पॉइंट था ना, ये यहाँ पे, ये जो सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ पे नहीं आएगा, बस ये याद रखना है हमें। या तो इससे कम होगा, ये हमने बनाया था ना यहाँ पर, ये कम है, बिलो 50%, और ये बनाया था हमने अबव 50%, यानी कि ऊपर जा रहा है। तो या तो ये कम होगा या फिर ये ज्यादा होगा, बराबर नहीं होगा और दोनों भी नहीं होगा। यदि परीक्षण किया यदि परीक्षण किया जा रहा नमूना, यानी कि जो भी नमूना, जो भी सैंपल हमने लिया है, जिसका परीक्षण हो रहा है, एक तरफा महत्वपूर्ण क्षेत्र में आता है, तो वैकल्पिक परिकल्पना, यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को शून्य परिकल्पना, यानी कि नल हाइपोथेसिस के बजाय स्वीकार किया जाएगा। अब नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम लास्ट क्लास में समझ के आ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगी। जिसको भी नहीं समझ में आया या फिर नहीं देखा है वीडियो, तो वो लास्ट क्लास को जाकर देखे। तो जब ऐसा होता है, यानी कि यदि परीक्षण किया जा रहा नमूना एक तरफा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यानी कि एक तरफ, इस तरफ ही मान लो, या फिर लेफ्ट तरफ है, या फिर राइट की तरफ है, अभी हम पिक्चर से समझ लेंगे इसको, जिस भी तरफ है, तो महत्वपूर्ण क्षेत्र में आता है, तो जो है हमें कौन सी हाइपोथेसिस यूज करनी होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यूज करते हैं, नल हाइपोथेसिस को स्वीकार नहीं करते हैं। अब चलते हैं पिक्चर की तरफ। तो ये है इसकी इमेज, यानी कि इसकी पिक्चर, वन टेल टेस्ट। अब देखिएगा, मैंने दोनों तरफ का रखा है यहाँ पर, आप एक एक समझिएगा, पहले राइट साइड वाला समझना, फिर लेफ्ट पे आएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लीजिए एक क्लास है, क्लास कोई भी, 5th क्लास की, 10th क्लास की जो है गर्ल्स की, क्या हो रहा है, हाइट जो है मापी जा रही है। ठीक है, 10th क्लास की स्टैंडर्ड है, 10th स्टैंडर्ड में गर्ल्स हैं, गर्ल्स स्कूल है। ठीक है, वहां पर 10th स्टैंडर्ड की जो गर्ल्स है, उनकी क्या की जा रही है, हाइट को जो है मापा जा रहा है कि किसकी हाइट कितनी है, किसकी हाइट कितनी ज्यादा है। तो यहाँ से शुरू हुआ ये जो हमारा मापने का है, तो सबसे कम हाइट वाले को यहाँ रखा गया। मान लीजिए सबसे कम हाइट वाला है, 10th क्लास में है, तो समझ लो 4 फीट है, या 3.5 मान लो, 4 फीट यहाँ पर है। धीरे 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 ये जो वैल्यू है ना, ये बढ़ रही है, हल्की हल्की क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर ये मिल रहा है। अब धीरे धीरे उन्होंने मापना शुरू किया, तो एक एक करके मापा मापा मापते मापते वो यहाँ तक पहुंच गए, और जो सबसे बड़ी हाइट मिली, वो मिली हमें यहाँ पर 5 फीट। ठीक है, इसे धीरे धीरे बढ़ रही है। अब यहाँ से ये जो है, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, यहाँ पर आकर ये क्या हो गया, ये हमारी एवरेज हो गई। ज्यादातर लड़कियों की हाइट इतनी हो जाती है 10th क्लास में, ठीक है ना, 5 फीट हो जाती है। अब यहाँ पर जब ये वापस जा रहा है, तो यहाँ पर ये 5.1 2 3 4 5 इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन एवरेज जो है वो इतना निकला है। कुछ क्लास में लड़कियां हैं, कुछ क्लास में ऐसी गर्ल्स हैं जिनकी हाइट और भी ज्यादा है, 2-3 पॉइंट और ऊपर है। तो वो जो है यहाँ पर आते आते क्या हो गया है, ये बढ़ गया है, हमारा जो वैल्यू है ये बढ़ गई है। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो गया, मैंने क्या कहा था आपको, ये
यहाँ पर ये रहा, एक निश्चित मूल्य से अधिक होगा या फिर कम होगा। तो यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। मैंने ये बताया था आपको कि 50% से अबव इधर तरफ और बिलो इस तरफ। आप किसी भी तरफ रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने हिसाब से इस तरफ और इस तरफ रखा है इसको, कि यहाँ से मैं शुरू करूंगी तो छोटे से शुरू करूंगी ना, पहले पहले छोटी हाइट, फिर बड़ी 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 बड़ी, फिर एक सेंटर में हमने रखा कि एक हाइट वाले बच्चे हैं जो यहाँ पर आते हैं, मतलब कि ज्यादातर बच्चों की क्लास में हाइट, ज्यादातर लड़कियों की हाइट इतनी है, तो उतने रखा। फिर वो बढ़ती थोड़ा, जब फिर दो चार कुछ ऐसे निकल जाते हैं बच्चे क्लास में, है ना, कि जिनकी हाइट उनसे भी ज्यादा है, मतलब अलग जो है, ठीक है, तो वो आया इस तरफ, तो ये अबव हो गया, ठीक है। तो जब अधिक भी होगा और जब कम भी होगा, यानी कि एक एवरेज पॉइंट से निश्चित नहीं होगा, जब अधिक होगा या कम होगा, तब क्या होगा, वो रिजेक्शन रीजन हो जाएगा हमारा। वो रिजेक्शन क्या होगा, उसका रिजेक्ट करना पड़ेगा हमें, नल हाइपोथेसिस, मतलब सॉरी, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा हमें। और जो ये है ना एवरेज पॉइंट, यही क्या होगा, सिर्फ एक्सेप्टेंस रीजन होगा, यानी कि इसको जो है हमें एक्सेप्ट किया जाएगा। ये वाला हिस्सा पूरा, ये जो पूरा हिस्सा जा रहा है हमारा, ये एक्सेप्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है एवरेज में चल रहा है, ठीक है। तो इस तरफ यहाँ पर ये बढ़, ज्यादा यहाँ पर ज्यादा हाइट वाले लोग हो गए, ज्यादा हाइट वाली लड़कियां, तो इसका कुछ ये इतनी आ रही है, यहाँ तक ये आ रहा है, तो ये जो है रिजेक्शन बन गया, ठीक है। अब ये हमने राइट साइड में किया। अब लेफ्ट साइड का अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो सबसे कम, जिनका एक एवरेज पॉइंट रखा था, इन्होंने मान लीजिए रखा हो कि 4.5 से लेकर, हम जो एक एवरेज होना चाहिए कि एटलीस्ट इतना तो होनी चाहिए ना फीट, 4.5 से लेकर 5 फीट तक जो है नॉर्मल होना चाहिए बच्चों का, ठीक है ना। इतनी हाइट हो जानी चाहिए, 10th 11th 12th तक इतनी हाइट हो जानी चाहिए बच्चों की, यानी कि इतनी हाइट होनी चाहिए नॉर्मल। ये ऐसा एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि होनी चाहिए, जिनकी कम है वो 10th में नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन्होंने 4.5 से लेके 5 तक के एवरेज रखा है इन्होंने। अब 5 वाले तो एवरेज में रहे, 4.5 वाले भी थोड़े बहुत रह लिए यहाँ पर, लेकिन उससे जो नीचे जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो आ रहे हैं जिनका सिर्फ 4 है, या 4 से कम भी वाले होंगे, है ना, 4 से कम वाले भी होंगे, 3.7 वाले भी होंगे, छोटा भी होता है कोई कोई, जरूरी नहीं है ना हाइट सबकी बड़ी हो, टॉल हो, मतलब हर कोई टॉल हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट हाइटेड हो जाएगा। तो इस तरफ हो गया शॉर्ट हमारा, यानी कि जितना एवरेज में है उससे छोटा, तो इसलिए ये लेफ्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा, अरे चलिए छोड़िए, ठीक है, ये शॉर्ट हो गया इस तरफ, और इस तरफ क्या हो गया, राइट साइड में टॉल हो गया। यही हमने किया था कि जो लो जाएगा यानी कि बिलो जाएगा, और जो अबव जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही, लेकिन या तो अधिक हो या कम हो, ठीक है, एवरेज नहीं हो रहा है, बराबर जो निश्चित है वो होना चाहिए, तभी क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा। और जो नहीं हो रहा है, यानी कि जो उससे कम या ज्यादा हो रहा है, उसे क्या किया कर दिया जाएगा, उसे हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये दोनों ही जो रीजन है, ये दोनों ही जो एरियाज हैं, रीजन का मतलब एरिया है, ये जो हिस्सा है इसका टेल का, वो दोनों ही क्या हो गए हमारे, रिजेक्ट हो गए। और जो ये एवरेज का हिस्सा रह गया है हमारा, ये वाला हिस्सा, ये जो है क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया दोनों ही में, यानी कि राइट टेल टेस्ट में भी और लेफ्ट टेल टेस्ट में भी। ये एक ही पिक्चर से समझा जा सकता था, पर मैंने दोनों ही यहाँ पे रख लिए हैं, मुझे ये मिली पिक्चर और मुझे सही लगी कि आपको शायद इससे और अच्छे समझ में आ जाए, तो इसलिए मैंने इसे रखा। तो ये होता है वन टेल टेस्ट, जब जब एक निश्चित संख्या से, अब आपको याद क्या रखना है इसमें, कि जब एक निश्चित संख्या से कोई भी वैल्यू ज्यादा हो या कम हो, तो वो क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, और एवरेज पॉइंट को ही माना जाता है। और वहां पर हम कौन सी जो है यूज करते हैं हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी कि वैकल्पिक परिकल्पना का ही प्रयोग करते हैं। तो ये था हमारा वन टेल टेस्ट। अब आते हैं हम अपने टू टेल टेस्ट पर, ठीक है। टू टेल टेस्ट क्या है हमारा, टू टेल टेस्ट क्या होता है, तो दो पूंछ परीक्षण एक ऐसी विधि है जिसमें वितरण का महत्वपूर्ण क्षेत्र दो तरफा होता है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ हमने एक तरफ पढ़ा, या तो राइट में या फिर लेफ्ट में, ठीक है, यहाँ पर हमने एक ही तरफ पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जो है वो दो तरफा होता है, यानी कि अब जो कर्व शेप बनेगा वो इस तरफ भी होगा, यानी कि लेफ्ट में भी होगा, राइट में भी होगा, एक ही पिक्चर में होगा, एक ही पिक्चर में, ठीक है ना। तो ये दोनों तरफा होगा जब, तो तब होती है टू टेल टेस्ट, ठीक है ना। तब होता है क्या, टू टेल टेस्ट होता है। आगे देखते हैं क्या है। और परीक्षण करता है कि एक नमूना, यानी कि एक सैंपल, एक नमूना सम्मेलन द्वारा मूल्यों की एक सीमा से अधिक या कम है, ठीक है ना। ये भी वैसे ही देखिए चलता वही है, लेकिन यहाँ पर जो है वन टेल टू टेल टेस्ट में डिफरेंस क्या है, सिर्फ इतना है, वो अभी आगे हम समझेंगे कि ये एक तरफ रहता है और ये दोनों तरफ होता है, यानी कि शेप के दोनों तरफ। ये जो है, ये जो हमने बेल बनाई है इसके दोनों तरफ, इधर भी
और इधर भी, ठीक है। तो दो पूछ परीक्षणों का, अब पहले इसको समझ लीजिए। और परीक्षण करता है कि एक नमूना सम्मेलन द्वारा मूल्यों की एक सीमा से अधिक या कम है। अब आगे क्या कह रहा है, यानी कि ये भी ऐसे चलता है, एक निश्चित हमने नंबर सिलेक्ट किया, एक एवरेज रखा, उससे कम या ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, रिजेक्शन पॉइंट हो जाएगा। आगे सॉरी, दो पूछ परीक्षणों का उपयोग 5% यानी 5% स्तर पर महत्व निर्धारित करने, यानी कि सिग्निफिकेंस एक लेवल रख देते हैं कि इतना लेवल जो है वो है, उसको निर्धारित कर दिया, निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस ध्यान में रखना है आपको। अब चलते हैं पिक्चर की तरफ और यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये क्या है टू टेल टेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये देखिए, अब शेप वही है, बेली बनी हुई है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है इस बार कि चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, ठीक है ना, दोनों ही क्या हो गए, रिजेक्शन पॉइंट। ये हम पहले भी समझ के आ चुके हैं, वहां पर राइट और लेफ्ट एक ही चलता है हमेशा, मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ दोनों इसलिए रख दिए मैंने, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो, होगा सिर्फ एक। वन टेल मतलब एक, वन का मतलब एक होता है, तो एक तरफ, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो। लेकिन टू टेल टेस्ट मतलब दो, तो दोनों तरफ, लेफ्ट राइट दोनों तरफ। तो जब भी यहाँ पर जो कम वाला है, ये देखिए यहाँ पर ये दोनों वैल्यू लो पे जा रही है, ठीक है, यहाँ पर तो दोनों तरफ यहाँ पर घट रहा है, तो दोनों ही क्या हो गए, रिजेक्शन पॉइंट हो गए। और यहाँ पर जो है क्या हो गया, ये एक्सेप्टेंस पॉइंट हो गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एवरेज पर जा रहा है, ये जो है ये एवरेज है, जितना इन्होंने सोच के रखा होगा उतना है यहाँ पर, तो इसीलिए ये क्या हो गया, एक्सेप्टेंस पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर जो है ये दोनों ही रिजेक्शन पॉइंट हो गए, इनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया या फिर अस्वीकार्य कर दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक एवरेज पॉइंट से या तो अधिक हो रहे या फिर कम हो रहे। जो एवरेज पॉइंट चाहिए, जो मीन वैल्यू चाहिए, जो एक मोड वैल्यू है उसका मैक्सिमम वैल्यू लेता है वो, ना तो वो अधिक मतलब ना तो वो कम वाला लेता है, मतलब ना ही वो ज्यादा वाला लेता है, एक एवरेज पॉइंट तक ही चलता है। तो ये है आपका वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट। तो ये इस तरीके की पिक्चर होती है आपकी दोनों, ये देखिए वन टेल टेस्ट वर्सेस टू टेल टेस्ट। तो ये यहाँ से आप समझ सकते हैं, ये जो है राइट साइड पे भी हो सकता है, लेफ्ट पे भी, लेकिन होगा सिंगल, वन में वन, ठीक है। और ये जो है आपका दोनों तरफ होगा, दोनों तरफ की वैल्यू देखिए, यहाँ पर वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, ये दोनों सिमिलर है वैल्यू, ठीक है, लेकिन दोनों ही क्या तो कम है या ज्यादा है। जो एक सिमेट्रिकल होना चाहिए, जो एक एवरेज पॉइंट होना चाहिए, वहां तक नहीं पहुंच रहे, तो इसलिए क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ये जो है रिजेक्ट हो गया दोनों ही। और जो सेंटर पॉइंट है यानी कि जो एवरेज पॉइंट है वो क्या हो गया, हमारा एक्सेप्ट हो गया है। सेम यहाँ पर यही है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा वन टेल टू टेल टेस्ट, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप अपने कमेंट के थ्रू, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, मुझे बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। आप कमेंट ही नहीं, कमेंट किया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है कमेंट करते हैं जब आप बताइएगा कि क्लास में क्या और कुछ कर सकते हैं हम, क्या नया कर सकते हैं, क्या चीज आपको चाहिए, क्या होना चाहिए क्लास में, क्या एडिशन चीजें होनी चाहिए। तो ये आप ही बता सकते हैं ना मुझे कि आप क्या चाहते हैं। मैं तो अपनी तरफ से 100% करती हूँ, लेकिन आपको क्या चाहिए वो आप ही बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो ये इतना ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है कि आप बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा अब तक। आई होप अब आपको डिफिकल्ट ना लगे और आपको सारी पॉइंट जो चीजें वो टिप्स पर याद हो, और मैंने बिल्कुल की पॉइंट्स ही समझाया है जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए एंड करते हैं क्लास को। और एक चीज और मैं बता रही थी आपको कि हमारी जो है मैंने वो क्वेश्चन सीरीज जो शुरू की है हमारी, वो भी हम चलाएंगे। या तो हम उसको सैटरडे संडे के एक दिन में रखेंगे और बाकी डेज पर अपना यही कवर करेंगे, और एक दिन हम क्या करा करेंगे, ये प्रैक्टिस सेशन भी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। तो वो जो हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज रखी है वो इसी तरीके से कवर करेंगे हम। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर इसे लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जो है हमारे चैनल से जुड़ सके। और जो मेरा मोटिव है, जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरा मोटिव है आप सबके तक मेरी जितनी मेहनत है, ये जो मैं बनाने में मेहनत की है मैंने हिंदी में या फिर जैसे भी, तो वो मुझे भी अच्छा लगे कि मेरी मेहनत का फल मुझे मिल रहा है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।